हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 6 ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन से हमारा ये थर्ड क्लास होगी हमारी। ये थर्ड या फोर्थ क्लास होगी हमारी। अगर आपने मेरे चैनल पर उन सारे सेशंस जो भी मैंने यूनिट 1 to 5 कराया है उनको नहीं देखा है, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज की जो मैं सीरीज लेकर के आई थी, अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, एंटरटेनमेंट डालिए, यूट्यूब पर स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। आप इजीली चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस नए सेशंस में लेती हूँ, अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, उनके नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहे, आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाने की ज़रूरत पड़े कोड 55 के लिए। लेबर वेलफेयर के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए आपके एडुकेटर प्रिपरेशन कराने के लिए मौजूद हूँ। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियोस के दौरान अगर कहीं पे भी लगता है कि मैं फास्ट हो रही हूँ, स्लो हो रही हूँ, या फिर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई वर्क ऑन दैट, राइट। चाहे वो कंटेंट पार्ट हो, चाहे वो पीपीटी स्टाइल हो, कंटेंट हो, एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। पहले हम बात करेंगे कि हमें कंटेंट्स क्या क्या पढ़ना है, जो कि मैंने पहले सेशन में ही बात की थी, बट ये मैं अगेन डिस्कस करना चाहूंगी, ये उनके लिए जो कि मेरा सेशन पहली बार देख रहे हैं। ट्रेड यूनियन यूनिट 6 ट्रेड यूनियन हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कंटेंट्स हमें क्या क्या पढ़ने हैं। कंटेंट्स पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है ट्रेड यूनियन के कॉन्सेप्ट्स, उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद देखेंगे ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया, इंडिया में ट्रेड यूनियनिज्म को किस रूप में देखा जाता है, किस तरह से देखा जाता है। एंड तीसरा है ट्रेड यूनियंस एंड लीडरशिप। ये सारे ही टॉपिक्स, ये सारे ही कंटेंट्स हम करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। आपके स्क्रीन पर जो ये टॉपिक्स दिख रही हैं, हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का स्ट्रक्चर क्या है आपको पढ़ना है यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट। It refers to the basis on which unions are organized, i.e., whether they are organized on craft or industrial or general union basis, and to the pattern whereby the plant unions are linked to regional level or national level federations or unions. Trade unions based on trade. ट्रेड यूनियंस किसके बेस पे होते हैं? वो ट्रेड के बेस पर होते हैं ट्रेड यूनियंस। कौन? ट्रेड यूनियंस। इट रिफर्स टू द बेसिस ऑन विच यूनियंस आर ऑर्गेनाइज्ड। जो क्या स्ट्रक्चर क्या होता है ट्रेड यूनियन का, वहां पर आप देखने को मिलेगा कि जो स्ट्रक्चर होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनियंस आर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड यूनियन जो होते हैं ना, जो यूनियन होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, यूनियनशिप होती है। यूनियंस जो ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं उसी को हम कहते हैं ट्रेड यूनियन। इट रिफर्स टू द बेसिस ऑन विच यूनियंस आर ऑर्गेनाइज्ड, whether they are organized on craft or industrial or general union basis। या तो वो जो उनका क्राफ्ट होगा वो या तो उसका बेस क्या होगा, या तो वो ऑर्गेनाइज होंगे क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल, या तो वो जनरल यूनियन के बेसिस पर होंगे। एंड टू द पैटर्न वेयर बाय द प्लांट यूनियंस आर लिंक टू रीजनल लेवल। जो प्लांट लेवल के यूनियन होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं? वो रीजनल लेवल से होते हैं। जो लोकल एरिया के होते हैं ना ट्रेड यूनियन, उनसे वो जो प्लांट लेवल के यूनियंस होते हैं वो किनसे कनेक्टेड होते हैं? वो लिंक्ड होते हैं रीजनल लेवल और नेशनल लेवल फेडरेशन और यूनियन से। ट्रेड यूनियन बेस्ड ऑन ट्रेड। ट्रेड यूनियन किसका बेस है, किसके बेसिस पर है? वो ट्रेड के बेसिस पर ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ है। पहला देखेंगे क्राफ्ट यूनियन। क्या है क्राफ्ट यूनियन? वी विल अंडरस्टैंड हियर। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेज अर्नर्स engaged in a single occupation. It may cover all workers engaged in a particular craft, irrespective of the industries in which they are employed. Thus, electricians, through working in different industries, may form a union of electricians. There may be separate unions for fitters, turners, carpenters, etc. The International Wood Carvers Association and the Indian Pilots Guild may be
cited as example of craft unions. So craft union से समझेंगे कि आप किस क्राफ्ट में आपका हुनर है, आपका क्राफ्ट क्या है. लोग पूछते हैं ना कि आपका क्राफ्ट क्या है. क्राफ्ट मतलब आप किस में माहिर हैं. आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप क्या हैं, तो आप किस क्राफ्ट में हैं. तो आप बता सकते हैं कि मेरा क्राफ्ट क्या है. सपोज मैं एचआर हूँ, तो मेरा क्राफ्ट क्या है, मेरा एचआर क्राफ्ट है, मेरे स्किल्स क्या है, एचआर के हैं. तो वो होता है आपका क्राफ्ट, जिसमें आप माहिर होते हैं, जिसकी जो आप काम करते हो वो आपका क्राफ्ट होता है. यू नो कि आप डिफरेंट इंडस्ट्री में है, डिफरेंट काम में है, तो आपका वो वही डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, तो आपका वही क्राफ्ट होगा. जिस भी सपोज आप सिनेमा में है तो आपका वो क्राफ्ट है, राइट. आप ड्रामा में है तो आपका क्राफ्ट है. तो दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि क्राफ्ट क्या है. तो जो क्राफ्ट यूनियंस है कि मतलब अपने यूनियन के बेसिस पे, मतलब कि यूनियन क्या है, कारपेंटर ही यूनियन होंगे. कारपेंटर क्या करेंगे, कारपेंटर की जो लीडरशिप होगी, सपोज कारपेंटर का एक यूनियनशिप है. क्यों? क्योंकि कारपेंटर सपोज कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर कारपेंटर्स हैं, कारपेंटर्स किसी भी तरह की पार्शियलिटी, किसी भी तरह का कहते हैं कि उनके पास वर्कर वेलफेयर नहीं है, प्रोवाइड किया जा रहा है, वेज अच्छा नहीं प्रोवाइड किया जाए, तो क्या करेंगे कि जब ये रियलाइज होगा कारपेंटर को किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ऐसा क्यों होता है, कारपेंटर्स के साथ तो ज्यादती हो रही है, जो उनको वेज मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, इनके काम को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो क्या करते हैं, सारे कारपेंटर्स मिल करके एक यूनियन बनाते हैं और वो धरने पे जा सकते हैं. सपोज कि लाइक हमारी मांगे पूरी हो, हम जो हमें डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलता है, जो हमें सम्मान मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इकोनॉमिक के फॉर्म में हो, रिस्पेक्ट के फॉर्म में हो, सोशल कनेक्शन के फॉर्म में हो. तो अपने तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, मतलब समझेंगे यहाँ पर कि क्राफ्ट यूनियन क्या हो गया, कि वो ऑन देयर ओन क्वालिटीज, ऑन देयर क्राफ्ट, ऑन देयर वर्क, दे आर मेकिंग देयर यूनियंस. सो जो फिटर्स है, जो प्लम्बर है, वो प्लम्बर की अपनी यूनियन होगी, क्योंकि वो प्लम्बर्स ही सारे. सपोज ऑटो ड्राइवर है, क्या है, वो भी उनका क्राफ्ट है, वो ड्राइविंग के क्षेत्र में है. तो क्या करते हैं, जब लगेगा कि पेट्रोल प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, कस्टमर ज्यादा पे देने को राजी नहीं है, वो ज्यादा फेयर नहीं देना चाहते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो कि धरने पे चले जाते हैं कि फ्यूल की प्राइसेस कम हो, क्योंकि हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं. तो वो उनका क्राफ्ट है कि वो अपने क्राफ्ट में जाकर के एक यूनियन बनाते हैं और धरने पे जाते हैं. तो जरूरी नहीं है कि यूनियन बनाने का मतलब कि आप धरने पे जा रहे हैं, जरूरी मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी यूनियनशिप होती है, अच्छे और बुरा कुछ भी होता है तो उसके लिए वो एकजुट होकर के खड़े होते हैं. दिस इज हाउ क्राफ्ट यूनियन वर्क्स. सो यहाँ पर आपको इसी तरह समझना कि क्राफ्ट यूनियन होता क्या है, राइट. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल यूनियन देखेंगे. क्या है इंडस्ट्रियल यूनियन? It is organized on the basis of an industry rather than a craft. ये क्या है, जो इंडस्ट्रियल यूनियन है वो क्राफ्ट के बेसिस पे नहीं, वो पर्टिकुलर किसी अपनी हुनर की वजह से यूनियन नहीं बनाते, बल्कि वो इंडस्ट्री में यूनियन बनाते हैं, इंडस्ट्री वाइज यूनियन बनती है वहां पर. इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्री, of an industry rather than a craft. If the workforce of a cotton textile factory decides to form a union consisting of workers of different crafts, the union will be called a industrial union. Industrial union में क्या होता है कि अलग अलग क्राफ्ट के लोग मिल करके जो यूनियन बनाते हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन. क्योंकि इंडस्ट्री में हर तरह का डिपार्टमेंट होता है, हर तरह का काम होता है, तो सारे डिपार्टमेंट से लोग मिल करके एक यूनियन बनाएंगे और दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल यूनियन. वहां पे वहां पर इंडस्ट्री के अंदर जो यूनियंस हैं उनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये क्राफ्ट, ये कौन से क्राफ्ट के हैं. सपोज ये इंजीनियर है, या फिर ये कारपेंटर है, या फिर ये प्लम्बर है, तो सारे डिपार्टमेंट्स मिल करके एक यूनियन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल यूनियन, राइट. और क्राफ्ट यूनियन क्या होता है कि पर्टिकुलरली किसी फील्ड में आप माहिर हैं, किसी फील्ड के लिए काम करते हैं, किसी फील्ड में आपकी आपका की जॉब है, तो आप उसके बेसिस पे यूनियन बना रहे हैं. प्लम्बर की अपनी यूनियन बना रहा है, कारपेंटर अपने कारपेंटर के ग्रुप के साथ यूनियन बना रहा है अपनी मांगे पूरी करने के लिए, या फिर अपनी बात को कहने के लिए, अपनी ग्रीवेंसेस को कहने के लिए. बट जब सारे क्राफ्ट्स के लोग मिल करके, जब इंडस्ट्री के हर एक डिपार्टमेंट के लोग मिल करके एक यूनियन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल यूनियन. तीसरा देखेंगे, सी, जनरल यूनियन क्या है. इट इज वन हुज मेंबरशिप कवर्स वर्कर्स
employed in different industries and crafts. जहां पर आपने देखा कि क्राफ्ट यूनियन किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट के बारे में बात की जा रही, किसी हुनर के बेसिस पे अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो वो यूनियन होती है, वो कुछ लोग मिल करके एक यूनियन बनाते हैं. वेयर एज इंडस्ट्री में क्या हुआ कि सारे क्राफ्ट्स के लोग मिलकर के यूनियन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल यूनियन. अब यहाँ पर इसको और एक्सपेंड कर दिया गया. जनरल यूनियन में क्या होता है कि सारे इंडस्ट्रीज के लोग क्राफ्ट्स से मिलकर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से कई सारे इंडस्ट्रीज से मिलकर के जो यूनियन बनती है दैट इज कॉल्ड जनरल यूनियन. इट वन हुज मेंबरशिप कवर्स वर्कर्स एम्प्लॉयड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और डिफरेंट क्राफ्ट में काम करते हैं. दे come together and make the union. General unions are not popular in India. General union particularly popular नहीं है इंडिया में. और इसके बाद देखेंगे डी क्या कह रहा है, क्लोज्ड शॉप. यहाँ पर आप देखेंगे डी दिया है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, वो एक्चुअली मिस हो गया आई गेस. सो डी देखेंगे क्लोज्ड शॉप. यूनियन शॉप क्या होता है, आपने क्राफ्ट यूनियन समझा, आपने इंडस्ट्रियल यूनियन समझा, आपने जनरल यूनियन समझा, एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड क्लोज्ड शॉप एंड यूनियन शॉप क्या होता है. In such situations, the union makes employment conditional on union membership. One variation being that employment is routed through the union, where it acts as a labor supplier, and the other that one's employed and an employee is required to join the union in industrial union. सो क्या है, क्लोज शॉप में क्या होता है, इन सच सिचुएशन द यूनियन मेक्स एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑन यूनियन मेंबरशिप. जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो किसके बेसिस पर होता है, किसके कहने पर या किसके मुताबिक होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन मेंबरशिप के मुताबिक होता है. क्या, उनकी वर्किंग कंडीशन, किसकी, यूनियन शॉप की, क्लोज शॉप की. वन वेरिएशन बीइंग दैट एम्प्लॉयमेंट इज रूटेड थ्रू द यूनियन. जो एम्प्लॉयमेंट है, जो काम करना है, काम करने वाले हैं, वो किससे रूट होकर होता है, थ्रू द यूनियन. वेयर इट एक्ट्स एज अ लेबर सप्लायर, जो कि किस तरह से वो एक्ट करता है, दैट एक्ट्स एज अ लेबर सप्लायर. एंड द अदर दैट वंस एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉई इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द यूनियन एंड इंडस्ट्रियल यूनियन. नेक्स्ट देखेंगे चेक ऑफ. चेक ऑफ क्या होता है, द चेक ऑफ सिस्टम इज अ, किस क्वेश्चन आते हैं इन पे, आप जितना भी ये पढ़ रहे हैं ना, क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन, चेक ऑफ, ये सारे के डेफिनेशन से क्वेश्चन आपको आया है प्रीवियस ईयर्स में और आगे आ सकता है, राइट. सो इनके डिफरेंस को आप समझिएगा, इसकी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, यू कैन से, आप उसको समझेंगे तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे. चेक ऑफ सिस्टम क्या है, द चेक ऑफ सिस्टम इज अ प्रैक्टिस वेयर the management collects an employees union dues as a wage deduction and gives a lump sum amount to the union. This is facility that ensures totality of collection of union dues with no excuse for employees to desist from paying for one reason or the other, as it could happen in a voluntary system. Such a facility is provided only to a recognized union. So check off system में क्या होता है, the check off system is a practice where the management collects an employees union dues. जहां पर जो employees की union है, सपोज किसी भी कोई union है, राइट, तो वो यूनियन स्पेशली यूनियन का फॉर्मेशन हुआ किस लिए, वो इसलिए कि वो इम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट कर सके. इम्प्लॉयज के बिहाफ पर अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनको वेज अच्छा नहीं प्रोवाइड किया जाता, उनको उनके सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता, उनके वेलफेयर की बात नहीं की जाती, तो वहां पे ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ. तो यूनियंस क्या करते हैं, यूनियंस हमेशा इम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए उनके साथ खड़े होते हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चेक ऑफ सिस्टम होता क्या है, check off system is a practice where the management collects an employees union dues. जहां पर employer जो है, employees जो unions हैं उनके dues को, employees के union के dues को collect करता है. employer employees के unions के dues को collect करता है, that is the check off. आगे देखेंगे as a wage deduction and gives a lump sum amount to the union. और क्या करता है, किस रूप में वो अमाउंट्स को कलेक्ट करता है, एज अ डिडक्शन एंड गिव्स अ लम्प सम अमाउंट टू द यूनियन. एक मतलब कहते हैं ना, किसी वजह से उसका डिडक्शन हुआ उसके रेम्यूनरेशन में, तो उस डिडक्शन को वो कलेक्ट करता है, कौन, ऑर्गेनाइजेशन,
एंड गिव्स अ लमसम अमाउंट टू द यूनियन, और वो एक जैसे कलेक्ट करने के बाद एक लमसम अमाउंट देता है यूनियन को आफ्टर कलेक्शन. दिस इज अ फैसिलिटी दैट इंश्योर्स totality of collection of unions due with no excuse for employees to desist from paying for one reason or the other as it could happen in a voluntary system. So क्या कह रहे हैं कि जब ये फैसिलिटी क्या है, दिस इज अ फैसिलिटी दैट इंश्योर्स टोटलिटी ऑफ, ये एक फैसिलिटी है जो कि क्या इंश्योर करती है, टोटलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ यूनियंस ड्यू, कि जो यूनियंस के ड्यू है वो प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कर पाए विथ नो एक्सक्यूज फॉर एम्प्लॉयज, विथ नो एक्सक्यूज मतलब कोई एक्सक्यूज ना हो किसके लिए, फॉर एम्प्लॉयज टू डेसिस्ट from paying for one reason or the other as it could happen in a voluntary system, जैसा कि ये voluntary system में हो सकता है. Such a facility is provided only to a recognized union, और जो ये facility है वो किसको प्रोवाइड की जाती है, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को प्रोवाइड की जाती है. सारे यूनियंस को नहीं कर सकते पे ये फैसिलिटी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को, मतलब क्या कह रहे हैं कि चेक ऑफ सिस्टम में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज के यूनियन होते हैं उन यूनियंस के ड्यू को ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करता है, रिसीव करता है प्रैक्टिकली, और फिर उनको एक लमसम अमाउंट, जो भी डिडक्शंस का जो अमाउंट होता है यूनियंस के ड्यूज का, उसका एक जो लमसम अमाउंट है वो यूनियन को वापस देता है, राइट. सो दिस इज द फैसिलिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसको प्रोवाइड किया जाता है, दैट प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ओनली, नॉट टू एवरी यूनियन. व्हाइट कॉलर यूनियंस क्या होते हैं और कौन होते हैं, विल सी हियर. ब्लू कॉलर, व्हाइट कलर से आप समझ सकते हैं. ब्लू कॉलर वो होते हैं जो कि लेबर क्लास होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो होते हैं ब्लू कॉलर, राइट, जो लेबर क्लास होते हैं. व्हाइट कॉलर को होते हैं जो मैनेजमेंट लाइक जो मैनेजर की पोस्ट पे होते हैं, क्लर्क की पोस्ट पे होते हैं, जो पढ़े लिखे थोड़े होते हैं, लाइक पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ठीक ठाक पोजीशन पे होते हैं, वो होते हैं white collar unions. Like we are white collar unions. As an HR, I am white collar union. In India, unionization among white collar workers began as early as 1897 and in 1897 early मतलब 1897 के पहले और उसमें के दौरान ही हुआ था. The National Union of Railway Men of India and Burma were formed. However, unionization among the workers did not have any significant growth before the Second World War. Since 1947, the growth of unionization among white-collar workers has been due to inflation, the realization of effectiveness of collective bargaining, etc. Some of the important trade unions of white-collar employees are the All India Bank Employees Union, the All India Defence Employees Federation, the National Federation of P&T Workers, the Confederation of Central Government Employees and the Indian Federation of Working Journalists. So क्या कह रहे हैं कि जब व्हाइट कॉलर यूनियन जैसी चीज कब, इसका यूनियनाइजेशन, इसका एक फॉर्मेशन, इसको जाना कब जाने लगा, कब, कौन सी ईयर में, तो ये 1897 से पहले या फिर 1897 के दौरान ये हुआ कि व्हाइट कॉलर यूनियंस को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा. किस फॉर्म में, द नेशनल यूनियन ऑफ रेलवे मेन, जो नेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है किसका, मेन वाली, ऑफ इंडिया एंड बर्मा, इंडिया और बर्मा की जो नेशनल यूनियन ऑफ रेलवे मेन है उनको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ व्हाइट कॉलर यूनियन. However, unionization among the workers did not have any significant growth. जबकि जो unionization है among the workers वो एक significant growth नहीं है. Before second war, मतलब सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले इसका कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला. किसका, व्हाइट कॉलर यूनियंस का. सिंस 1947, मतलब एक तरह से देखा जाए, सिंस 1947 द ग्रोथ ऑफ यूनियनाइजेशन अमंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैज बीन ड्यू टू इन्फ्लेशन. फिर 19 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक नहीं देखा गया ऐसा कुछ ग्रोथ, बट 1947 पोस्ट 1947 देखने को मिला क्या, ग्रोथ ऑफ यूनियनाइजेशन अमंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैज बीन ड्यू टू इन्फ्लेशन, मतलब जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई आई उस टाइम उसके कारण देखने को मिला. द रियलाइजेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्सेट्रा. Some of the important trade unions of white collar employees are, कुछ important unions हैं जो कि white collar के हैं, white collar employees के कुछ unions हैं
वो कौन कौन से हैं? दे आर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, दूसरा है द ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, तीसरा है नेशनल फेडरेशन ऑफ P&T वर्कर्स एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड द इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। सो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट यूनियंस है व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज के। ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर वर्कर्स देखेंगे यहाँ पर। A distinction is made on the basis of the level and status of employees for membership of the unions. All shop floor workers, part of the production system who operate machines and related systems are termed blue collar workers. जैसा कि मैंने कहा कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनको क्या कंसिडर किया जाता है? वो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, जो कि मशीनरीज को ऑपरेट करते हैं, मशीनरीज चलाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा मोटा काम करते हैं, वो होते हैं ब्लू कॉलर ऑफिशियल्स। और ऑफिस स्टाफ हु डू नॉट वर्क ऑन द शॉप फ्लोर टर्म व्हाइट कॉलर वर्कर्स। और वो पर्सन जो कि क्लर्क की तरह जॉब करते हैं, एज अ एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, वर्कर्स और स्टाफ, वो एक स्टाफ मेंबर के अंदर आते हैं और वो किसी भी शॉप पे काम नहीं करते हैं, राइट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ क्लर्क, एज अ स्टाफ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड white collar workers. White collars are non-manual workers from a distinct social group categorized by divergent socio-economic backgrounds, level of education, manner of speech, social customs and ideology. They are paid on monthly basis, enjoy longer holidays and different privileges as compared to the blue collar workers. So जो वर्किंग कंडीशन होती है, वर्किंग आवर्स होते हैं, जो उनका वेज होता है, जो उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, उनका दो ब्लू कॉलर यूनियन से, ब्लू कॉलर वर्कर से डिफरेंट होता है, राइट? ये इनको, इनकी जो सैलरी होती है, जहाँ पे वर्कर्स रहते हैं, वर्कर्स की सैलरी डे बेसिस पे भी, डे बेसिस पे भी प्रोवाइड की जाती है कि उनका डेली का क्या वेज है। बट जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो मंथली बेसिस पे होती है, सैलरीड पर्सन होते हैं कि मंथ में आपको दिया जाएगा। वो उनके पास हॉलीडेज की फैसिलिटीज होती है, वो एंजॉय लॉन्गर हॉलीडेज, डिफरेंट टाइप के प्रिविलेजेस उनके पास होते हैं कंपेयर टू द ब्लू कॉलर वर्कर्स, राइट? सो आई होप आपको ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, आप इस पे भी, इसके भी डेफिनेशन को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। नेशनल लेबल फेडरेशन, ये टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद and thank you so much for watching me. Thank you very much.